बचपन में बच्चा इंटेलिजेंट होता है, घर के जितने भी बड़े होते हैं, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, सभी अपने बच्चों से यही कहते हैं कि बेटा बड़े होके कलेक्टर बनो। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल बहुत ही डिमांडिंग रोल होता है। आपकी जो है टाइम की डिमांड करता है, मेंटल फैकल्टीज़ की डिमांड करता है, आपके पूरा जो इतना स्ट्रेसफुल जॉब होता है, इतनी साइकोलॉजिकली, इमोशनली, फिजिकली, दिस इज अ वेरी वेरी डिमांडिंग जॉब। अभी वन ऑफ द बिगेस्ट पर्सनल चैलेंजेस कि टाइम टू टाइम आपका ट्रांसफ़र होता रहता है, कई बार तो बहुत फ्रीक्वेंटली हो जाता है एंड फॉर नो फॉल्ट ऑफ योर ओन हो जाता है। इतना डिमांडिंग आपके टाइम का वो रहता है, इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि इनवेरिएबली आप अपने दोस्तों से कटते चले जाते हो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से सबसे कटते चले जाते हो। मेरे बच्चे 4 स्कूलों के अंदर पिछली वाली क्लास किए थे। वी स्टार्टेड आउट इन बीकानेर, उसके बाद में मेरे बच्चे जयपुर में पढ़े वही क्लास, उसके बाद में आगे चित्तौड़ में पढ़े और फिर जोधपुर के अंदर आके उन्होंने क्लास वो ख़त्म की। जब मैं सो रहा होता हूँ उस टाइम पे मेरे बच्चे उठ के स्कूल चले जाते हैं और कई बार जब मैं वापस आता हूँ तो मेरे बच्चे रात को सो चुके होते हैं कि मतलब पूरा दिन जो है मैं मेरे बच्चों के साथ में एक शब्द नहीं बोलता हूँ। आप आईएएस होते हो तो आप इतनी सारी पोजीशन जो होल्ड करते हो, ये ऐसी पोजीशंस हैं जहाँ वाकई में सिस्टम के अंदर रह के कुछ ऐसा कर सकते हो। यू हैव द ऑटोनॉमी, यू हैव द अथॉरिटी, यू हैव द पावर, कुछ ऐसा करने की जहाँ पे आप एक्चुअल में यू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। Extend my heartfelt gratitude to Vikas Ranjan sir and team Triumph IAS. My association with Vikas Ranjan sir has been quite long. I had been a student of the foundation course as well as the test series. I did my foundation course from Triumph IAS, the test series also. विकास सर से अपने ऑप्शनल के लिए मेंटरशिप ली थी। I have been a student of sociology test series at Triumph IAS and Vikas Ranjan sir, he personally guided and mentored me. I was enrolled in sociology test series and essay test series from Triumph IAS. मैंने क्लासरूम प्रोग्राम Triumph IAS के साथ किया and after that मैंने टेस्ट सीरीज भी करी थी। Triumph IAS से भी what has been incredible because मैं आती थी सर के बाद sociology is working well for me। तो विकास सर ने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफी हेल्प किया था। मैं सर से फ्रीक्वेंटली आके मिली हुई थी कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है आंसर में। मैं विकास सर का स्टूडेंट रह चुका हूँ सोशियोलॉजी पर्सनल टाइम एंड मेंटरशिप व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड। हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं हूं गौरव अग्रवाल, यूपीएससी 2013 का रैंक 1 आईएएस और करेंटली जो है मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जोधपुर के पद पर कार्यरत हूँ। दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो पोस्ट होता है काफ़ी कवेटेड पोस्ट होती है। पर्टिकुलरली जैसे मैं आपको बताऊँ मेरे खुद के परिवार में या जिस पार्ट ऑफ द कंट्री से मैं आता हूँ, वहाँ पे यदि बचपन में बच्चा इंटेलिजेंट होता है तो वो घर के जितने भी बड़े होते हैं, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, सभी अपने बच्चों से यही कहते हैं कि बेटा बड़े होके कलेक्टर बनना। राइट, अपन सबको जो है दिखता ही है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है उसकी पावर, उसकी घर गाड़ी, आप लोग भी देखते रहते होगे कई सारे ग्रैंड एंट्री वीडियोस और ये सारी की सारी चीज़ें आजकल बहुत चलती भी हैं। राइट, लेकिन सही मायनों में वास्तव में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का क्या रोल होता है, क्या चैलेंजेस होते हैं, किस तरह की स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, इनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का क्या रोल होता है। राइट, तो आपको पता होगा जैसे इंडिया जो है कई सारे स्टेट्स के अंदर विभक्त है, हर स्टेट जो है कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर विभक्त होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ऑफिसर को, जनरली एक आईएएस ऑफिसर को पोस्ट करती है ऑन द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ओके, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रोल होता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है दोस्तों, वो होता है टू कैरी आउट द विल ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, बेसिकली गवर्नमेंट पोस्ट करती है जिला कलेक्टर को, तो जिला कलेक्टर को क्या करना है, उसकी क्या प्राथमिकता है, जो सरकार की प्राथमिकता है, जो सरकार कराना चाहे वही जिला कलेक्टर को करना होता है। यही सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। ओके, अब इस रोल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके सरकार के बहुत सारे विभाग होते हैं, मोर देन 50 डिपार्टमेंट्स होते हैं। हर विभाग की कोई ना कोई गतिविधि चल रही होती है। कुछ आपकी सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स होती हैं जो कि कोई डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो इस सारी की सारी पर्टिकुलरली जो फ्लैगशिप स्कीम्स होती हैं सरकार की, जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं सरकार के, और इन जनरल सभी विभागों का टाइम टू टाइम रिव्यू करना होता है, टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करनी होती है। राइट, इससे ये इंश्योर करना होता है कि सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बेसिकली अपने अपने जो सरकार की मंशा है उसके अनुरूप कार्य कर रहे हैं।
ओके। और दोस्तों कई बार क्या होता है, आई मीन गवर्नमेंट में ना कोई भी काम अकेले नहीं होता, किसी एक व्यक्ति से नहीं हो सकता। गवर्नमेंट के अंदर आपके कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं किसी भी कार्य को करने में। जितना बड़ा कार्य होगा उसमें क्या होता है, कई बार एक से अधिक डिपार्टमेंट्स भी शामिल होते हैं। अब हर डिपार्टमेंट जो होता है उसका अपना एक प्रायोरिटीज़ होती हैं, उसका अपना एक नज़रिया होता है। ओके, कई बार ये यदि 2 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो कई बार उनमें आपसी एक कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन रहती है, जिससे सरकार के कई सारे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स जो होते हैं या कई सारी महत्वपूर्ण स्कीम्स जो होती हैं, यदि उन कॉन्फ्लिक्ट्स का रिजोल्यूशन नहीं किया जाए टाइमली, तो आपके वो प्रोजेक्ट्स या तो डिले हो जाएंगे या उन स्कीमों के अंदर अपेक्षाकृत प्रगति नहीं आ पाएगी। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का एक सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है, वो होता है इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन का। अब ये इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन क्या होता है, आई मीन ये थोड़ा सा ग्लोरीफाइड वर्ड है, लेकिन वास्तव में बस ये होता है, इसके लिए ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होता। आपको जो भी संबंधित डिपार्टमेंट होते हैं उन सारे डिपार्टमेंट्स को बैठाओ, आप उनकी बातें सुनो, उनकी बातें समझो, उनकी क्या लेजिटिमेट नीड्स हैं, क्या है, उस तरह से करके सबकी बातें सुन के आपस में उन्हीं से कोई ना कोई सोल्यूशन निकलवाओ, राइट। क्योंकि अक्सर क्या होता है, ये सारे विभाग आपस में एक दूसरे से बातें नहीं करते। 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स हैं वो सिंपली इस बात से रिजॉल्व हो जाते हैं कि सारे के सारे विभागों को आपने साथ में बैठा दिया और अब वो आपस में बात कर रहे हैं, राइट। तो ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का सबसे महत्वपूर्ण रोल आता है। सेकेंड महत्वपूर्ण रोल जो होता है वो ये होता है कि जिला कलेक्टर जो होता है वो एक सेतु की तरह होता है, एक ब्रिज की तरह होता है। ब्रिज बिटवीन, जैसे मैंने आपको कहा, वेरियस डिपार्टमेंट्स, ब्रिज बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट एंड द गवर्नमेंट, ब्रिज बिटवीन वेरियस स्टेक होल्डर्स इन द डिस्ट्रिक्ट। ओके, कि आपके मान लीजिए राज्य के अंदर तो अनेक डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, राइट। आपके ज़िले की कई सारी प्रायोरिटीज़ होती हैं, आपके ज़िले में कई सारे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स होते हैं, कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षण करना आवश्यक होता है। तो यहाँ ज़िला कलेक्टर का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आता है, क्योंकि जनरली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं राज्य सरकार उनको काफ़ी गंभीरता से लेती है, प्रायोरिटी से लेती है। ओके, इसी प्रकार से कई सारे विभिन्न आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं। ओके, तो उनके बीच में भी एक सेतु का कार्य करना होता है, क्योंकि सरकार अकेली ना सारी चीज़ें नहीं कर सकती। सरकार के कई सारे जो अभियान होते हैं उसके अंदर आपको मान लीजिए कोई स्वयंसेवी संस्थान हो गए, कोई एनजीओज हो गए, या कोई इंडस्ट्री वाले हो गए, या और कोई आपके भामाशाह दानदाता इस तरह के लोग हो गए, या जनरल पब्लिक हो गए, उन सबके सहयोग की आवश्यकता रहती है। तो ऐसे में अगेन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ही और शी हैज़ टू फंक्शन लाइक अ ब्रिज। ओके, उसके बाद में एक और महत्वपूर्ण जो रोल होता है वो होता है जो ज़िले के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके साथ में उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के चलना, ताकि ज़िले का जो है विकास हो सके। ओके, इस लाइक कि आपकी जैसे गाड़ी होती है, ओके, गाड़ी के आपके 4 पहिए होते हैं, तो यदि सारे के सारे पहिए आपके एक साथ एक डायरेक्शन के अंदर नहीं चलें तो फिर गाड़ी आपकी कहीं जा नहीं सकती। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का एक काफ़ी महत्वपूर्ण रोल जो होता है वो ये होता है कि डिस्ट्रिक्ट के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको गवर्नमेंट की नीड से अलाइन करना, उनकी जो बातें उनको समझना, गवर्नमेंट के साथ में रेज करना, और जो है विभिन्न स्टेक होल्डर्स के बीच में आपसी कोऑर्डिनेशन का कार्य करना। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण रोल होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का वो होता है कि ज़िला कलेक्टर अपने ज़िले के अंदर एक तरीके से सरकार का फेस होता है। ओके, तो सरकार का फेस होता है, तो जो ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो तो होती हैं, उसके अलावा भी कहीं भी होते हो, आप कुछ भी कर रहे होते हो, हमेशा आपको जो है आप अपनी प्राइवेट कैपेसिटी के अंदर, पर्सनल कैपेसिटी के अंदर कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर रहे होते हो। आप कहीं भी जाओ, भले ही आप जो है पर्सनल उससे भी जाओ करो, आपको आपका आचरण, आपका कंडक्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरह, फेस ऑफ द गवर्नमेंट की तरह रखना ही पड़ता है। प्लस क्या होता है कि आपके पास में कई सारे लोग आते हैं। ओके, आपकी जैसे जन सुनवाई होती है, या आप कहीं गाँवों के अंदर जाते हैं, टूर्स पे जाते हैं, इंस्पेक्शंस पे जाते हैं। ओके, तो आपकी जो है जन सुनवाई होती है, लोग आपके पास में अपनी समस्या लेके आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे संबंधित समस्या ही लेकर आए। हो सकता है वो किसी और डिपार्टमेंट से रिलेटेड समस्या लेके आए, हो सकता है कि वो कोई ऐसी समस्या लेके आए जिसका रिजोल्यूशन आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी नहीं हो, लेकिन आप उनको ये नहीं कह सकते कि नो, इट्स नॉट माई जॉब। ओके, बिकॉज यू आर द फेस ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। तो जो जो काम सरकार के होते हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं। उन चीज़ों के लिए आप एक कॉन्ड्यूइट की तरह होते हो कि आप उनकी वो इशू लोगे
और उसको अप्रोप्रिएट लेवल के ऊपर रेज करोगे ताकि उनका रिजोल्यूशन हो सके। दोस्तों, तीसरा इंपॉर्टेंट काम जो होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, वो होता है जिला निर्वाचन अधिकारी का। ओके, या फिर जो है कई बार आपके आरओ रिटर्निंग ऑफिसर भी होते हैं लोकसभा चुनाव के अंदर। अभी जैसे हमने देखा कि हाल में लोकसभा चुनाव कंक्लूड हुए हैं, कई राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव भी चल रहे होते हैं। तो ये जो लोकसभाओं के, विधानसभाओं के चुनाव जो होते हैं, या फिर इवन जैसे आपकी जो नगर निगम, नगर परिषद या पंचायतों के चुनाव होते हैं, ये सारे के सारे चुनाव अल्टीमेटली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की सुपरविजन के अंदर होते हैं। अब इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि जिला कलेक्टर को अकेले ही सारी चीज़ें करनी होती है। ओके, चुनाव तो सिस्टम कराता है, आपकी सारी की सारी मशीनरी होती है जो कि आपकी इलेक्शन कराती है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल होता है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करना, ताकि क्या है कि ये सारी की सारी चीज़ें आपसी समन्वय से प्रॉपर तरीके से होती रहें। ओके, ऐसा नहीं हो वरना कि कहीं जहां आपके क्या है कि जैसे इलेक्शन बहुत बड़ी आपकी एक्सरसाइज होती है, हज़ारों लोग उसके अंदर शामिल होते हैं, जहाँ इतनी भारी संख्या में लोग शामिल होते हैं, पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन की, मैनेजमेंट की, मिसमैनेजमेंट के इश्यूज आते रहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज आते रहेंगे। तो आपका रोल ये होता है कि हमेशा जो है आप एंटिसिपेट करो कि आज से 5 दिन 10 दिन बाद क्या होने वाला है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसकी तैयारी आप अभी से करते रहो। प्रॉपर आप वर्क डेलीगेशन करो और उसकी मॉनिटरिंग करो ताकि आपके जो है सुचारू रूप से इलेक्शन हो सके। नेक्स्ट मेजर जो रोल होता है वो होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस का, बाय एंड लार्ज। ओके फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या होता है कि आपके 2 सिस्टम होते हैं। एक होता है आपका कमिश्नरेट सिस्टम होता है, ओके, और दूसरा होता है नॉर्मल सिस्टम। मतलब कमिश्नरेट सिस्टम मतलब जो आपके जनरली जो बड़े सिटीज़ होते हैं उनके अंदर सिटी एरिया तथा कुछ जो पेरिफेरल एरिया होता है उसको कमिश्नरेट एरिया डेजिग्नेट कर दिया जाता है, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की होती है, राइट। लेकिन जो छोटे टाउन्स होते हैं, जो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, या इवन बड़े सिटीज़ के अंदर कमिश्नरेट एरिया के बाहर के जो रूरल वाले जो एरियाज होते हैं, उन सभी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की होती है। ये है ऑन पेपर, राइट। इन प्रैक्टिस एक्चुअल में क्या होता है कि इवन कमिश्नरेट एरिया के अंदर भी अधिकतर जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस होती हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कहीं आपकी किसी की मौत हो गई, ओके, मान लीजिए किसी एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई, या आपके कहीं बिजली का करंट लगने से डेथ हो गई, या और किसी रीज़न की वजह से डेथ या इंजरी हो गई। ऐसे में जो हॉस्पिटल है जहाँ पे उसकी मोर्चरी के अंदर मान लीजिए जो बॉडी रखी हुई है, उस बॉडी को लेके धरना प्रदर्शन हो जाता है, ओके। अब एक्चुअल में उनकी जो डिमांड है वो डिमांड रहेगी कि किस प्रकार से जो उसके जो परिजन हैं उनको कैसे सरकार की तरफ से मुआवजा मिल सके, राइट, या और कोई नौकरी या इस प्रकार की अन्य कोई सहायता मिल सके। इसमें एक्चुअली आपका पुलिस का रोल काफ़ी लिमिटेड रहता है। ऑब्वियसली कहीं मर्डर वगैरह हुआ है तो आरोपियों को पकड़ने में और इन सबको करने में आपका पुलिस का रोल रहता है, कि जहाँ कहीं भी आपकी मान लीजिए सहायता वाला, मुआवजे वाला या इस तरह की जो रोल्स आते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन के जो रोल्स आते हैं, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की अगेन इंपॉर्टेंस आ जाती है। मान लीजिए आपका कहीं जो है 7 दिन से बिजली नहीं है, या आपकी 3 दिन से बिजली नहीं है, या कहीं आपकी फॉल्ट आ गई, बार बार फॉल्ट आ रहा है, सारे गांव वाले आपके इवन कमिश्नरेट एरिया के अंदर आपके कॉलोनी वाले सारे के सारे खड़े हो गए, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इसमें पुलिस का तो बहुत ही लिमिटेड रोल रहेगा। आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल रहेगा कि वो आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के साथ में कोऑर्डिनेट करके वहाँ पे जो भी इशू आ रहा है बिजली की नॉर्मल सप्लाई को बाधित करने में, उनको वो रिजॉल्व करे, राइट। तो इवन इन कमिश्नरेट एरिया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में। एंड आउटसाइड द कमिश्नरेट एरिया तो ऑब्वियसली जिला कलेक्टर का फाइनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लॉ एंड ऑर्डर की, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की होती है। इसका मतलब ये कतई नहीं कि पुलिस का कोई रोल नहीं होता, पुलिस का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है इवन नॉन कमिश्नरेट एरियाज के अंदर, ओके। बट अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की होती है। और क्यों होती है? क्योंकि आपका ना जब डे टू डे काम होता है, राइट, आपके डे टू डे काम में आप 50 सरपंचों के साथ में आप मिल रहे होते हो, ओके, इतने सारे पब्लिक के साथ में आप मिल रहे होते हो, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ में मिल रहे होते हो, मीडिया वालों के साथ में मिल रहे होते हो, एडवोकेट्स के साथ में मिल रहे होते हो। तो आपको जो नेटवर्क होता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो इतना ज़्यादा एक्सपैंड हो जाता है, पीपल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू इफ़ यू आर वेल मीनिंग वेल इंटेंशंस एंड ऑल। तो ऐसे में आप उन सब लोगों को जो सिचुएशन, मौके की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है उसको संभालने में, उसके बारे में सूचनाएं लेने में,
आपको कोई सूचना जो है डिसेमिनेट करनी हो, वो सब करने में आप प्रभावी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, राइट। Thank you to DKT Team. Delhi Knowledge Track is something that I used to binge watch जब पहले, even though when I had started full-fledged preparation. The most authentic source of topper videos where it's too raw, unfiltered, and where people are extremely honest is Delhi Knowledge Track, and it has a compilation of almost all the toppers of across the years. So that's your one-step solution if you want to devise a strategy plan or get some inspiration or get some idea from. So thank you DKT to give this platform to share my strategy, and it felt surreal and it felt very satisfying to work with you. Thank you. नेक्स्ट जो मेजर रोल, इंपॉर्टेंट रोल होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का फ्रेंड्स, वो होता है डिजास्टर मैनेजमेंट का। चाहे आपका कितना भी बड़ा सिटी हो, चाहे कुछ हो, मान लीजिए कहीं बाढ़ आ जाती है, कोई आग लग जाती है, कहीं कोई केमिकल का रिसाव हो जाता है, कोई अर्थक्वेक आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आपकी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज़ द फाइनल अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट टू मैनेज दैट। आपका जो आप देखेंगे एनडीए में एक्ट बना हुआ है अपना 2005 का, उसके अंदर नेशनल लेवल पे आपकी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, स्टेट लेवल पे आपकी एसडीएमए होती है, ऐसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपकी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, जिसका चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। और डीडीएमए के पास में पावर्स होती हैं, एंड बाय दैट वर्च्यू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास में पावर्स होती हैं कि इन द इवेंट ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ अ डिजास्टर, आप किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो आपका कोई गवर्नमेंट का हो चाहे प्राइवेट हो, किसी भी व्यक्ति को आप डायरेक्शंस दे सकते हैं टू परफॉर्म अ सर्टेन ड्यूटी, राइट। एंड इन केस लेट्स से some department or somebody defaults on that, then उनके अगेंस्ट में आप कोर्सिव एक्शन भी ले सकते हो। तो पर्टिकुलरली जब भी बारिश होती है या आपकी जो है आगजनी की घटनाएं होती हैं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं काफ़ी कॉमन होती हैं, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उनके अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक सिंगल नोडल के रूप में कार्य करता है पूरे के पूरे डिजास्टर मैनेजमेंट को संभालने के लिए। फाइनली फ्रेंड्स, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो एक और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है लैंड रिलेटेड मैटर्स के अंदर, राइट। नाउ जो सिटीज़ होते हैं उनके अंदर कई बार आपकी जो नगर निगम होते हैं या नगर परिषद होते हैं या फिर आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं या अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट होते हैं, ओके। इनमें क्या होता है, लैंड की कई सारी पावर्स उनके अंदर डेलीगेट हो जाती हैं, वेस्ट हो जाती हैं। लेकिन जो रूरल एरियाज़ होते हैं उनके अंदर लैंड रिलेटेड सारी की सारी पावर्स डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंदर या उसके जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं उनके अंदर वेस्ट होती हैं। तो मान लीजिए आपको जैसे गवर्नमेंट को कोई भी लैंड अलॉट करनी है, चाहे किसी प्राइवेट पर्सन को करनी है, प्राइवेट इंडस्ट्री को करनी है या किसी दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को करनी है, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही अलॉट करेगा। या फिर मान लीजिए आपकी जो है किसी को लैंड का कन्वर्जन कराना है, आपकी एग्रीकल्चर की लैंड है, आप उसके अंदर जो है कोई कॉलोनी काटना चाहते हो या मॉल बनाना चाहते हो, कोई इंडस्ट्री खोलना चाहते हो, तो आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से परमिशन लेनी होगी। मान लीजिए आपकी लैंड है एग्रीकल्चर लैंड, आप दो भाई हो या दो भाई बहन हो, आपको आपस में बंटवारा कराना है, तो अगेन जो रेवेन्यू मशीनरी है उसके तहत ही सारी की सारी कार्रवाई होगी। तो लैंड रिलेटेड जितने भी आपके इश्यूज होते हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास में आते हैं, राइट। आपने देखा फ्रेंड्स कि किस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के इतने सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, राइट। अब इन चीज़ों में सक्सीड करने के लिए आपके किस प्रकार की स्किल्स चाहिए होते हैं, इफ़ यू वांट टू डू वेल एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, व्हाट सॉर्ट ऑफ स्किल सेट इज रिक्वायर्ड, राइट। सबसे पहले आप देखेंगे कि ना एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ओके, आपका जो एफर्ट होना चाहिए वो होना चाहिए, आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो काम होता है वो होता है कंसेंसस बिल्डिंग का काम होता है आपका, ओके। अपन सबका जब सिलेक्शन होता है, जब यूपीएससी के अंदर सिलेक्शन होकर अपन आते हैं, तो वी हैव दैट सॉर्ट ऑफ अ माइंडसेट कि वी विल बी द नाइट इन द शाइनिंग आर्मर, कि हम आएंगे और उसके बाद में जो है सब कुछ सही कर देंगे एंड ऑल, ओके। हम अपने आप को सही मानते हैं और बाकी सबको धीरे धीरे गलत मानने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अपना कंट्री इज अ डेमोक्रेसी, राइट। डेमोक्रेसी के अंदर क्या होगा, डेमोक्रेसी के अंदर वही होगा जो लोग चाहेंगे, ओके। आप कितने भी वेल मीनिंग हो, कितने भी वेल इंटेंडेड हो, लेकिन इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि आप गलत भी हो सकते हो, राइट। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है आपका कि दूसरे लोगों को सुनो, ओके। कोई भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इशू होता है तो इंस्टेड ऑफ आपका कोई प्री कंसीव नोशन है, इंस्टेड ऑफ लाइक गोइंग फुल गन्स अब्लेज
कि नहीं मेरे को तो यही करना है, यही सही है और बाकी सब गलत है। ओके, इससे कहीं ज़्यादा बेटर है कि यदि आप जो अफेक्टेड स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के साथ में मीटिंग करो, उन सब की बातें सुनो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ या तो आप उनको कन्विंस करोगे या वो आपको कन्विंस करेंगे, कुछ ना कुछ एक कंसेंसस इमर्ज होके आएगा। और दोस्तों, कंसेंसस से जो काम होते हैं वो आपके लास्टिंग काम होते हैं, वो आपका लास्टिंग चेंज होता है। कई बार आप देखेंगे कि अमूमन इस तरह की चीज़ रहती है गवर्नमेंट के अंदर कि जब तक आप कुर्सी के ऊपर हो, आप कोई चीज़ करते हो और आपके जाते ही वो चीज़ खत्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप उसके कहीं ना कहीं सोल चैंपियन हो जाते हो, आप दूसरे लोगों को उसके चैंपियंस नहीं बना पाते, राइट? तो इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ लास्टिंग चेंज, आपको कंसेंसस बिल्डिंग करनी होती है। ओके, इसका एक दूसरा रूप भी होता है। कई बार अपन कहते हैं फ्रेंड्स कि सरकार के अंदर चीज़ों को करने में ज़्यादा समय लगता है। ओके, कि जो है काफ़ी विरोधाभास रहते हैं सरकार के अंदर। गवर्नमेंट एक स्टार्टअप की तरह रन नहीं कर सकती। ओके, स्टार्टअप्स कैन अफोर्ड टू मेक ऑल दोज मिस्टेक्स, गवर्नमेंट के नॉट, राइट? गवर्नमेंट के अंदर आपको यदि कोई लास्टिंग चेंज लाना है तो आपको लोगों को ऑनबोर्ड करना पड़ेगा। लोगों को ऑनबोर्ड करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली उनकी बातें आप सुनोगे, करोगे, कंसेंसस बिल्ड करने में आपका थोड़ा समय लग सकता है, बट दैट इज, मेरा यही अनुभव रहा है, दैट इज ऑलवेज वर्थ द वेट। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जो रियल पावर होती है ना, वो आती है आपकी एक सॉर्ट ऑफ मॉरल अथॉरिटी से आती है। ओके, आपकी जो चेयर होती है वो एक मॉरल अथॉरिटी कमांड करती है। नाउ इट इज़ अप टू यू कि आप उस मॉरल अथॉरिटी के, अपने आप को उस मॉरल अथॉरिटी को कितना जस्टिफाई कर पाते हैं, राइट? अब मान लीजिए इफ लेट्स से यू आर इल बिहेव्ड, ओके, या फिर यू आर वेरी ईगोइस्टिक, या फिर लेट्स से यू आर करप्ट, या फिर आप अपनी दुनिया में रहते करते हो, ओके, तो आप वो मॉरल अथॉरिटी वील्ड ही नहीं कर पाओगे और उसके बाद में धीरे 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 लोग आपकी सुनना बंद कर देंगे। आई मीन एक्चुअल में बताएं, ऑन पेपर बताएं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास में ज़्यादा कुछ जो है अथॉरिटी, ज़्यादा कुछ सामान नहीं होता। ओके, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास में ना के बराबर फंड्स होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास में ट्रांसफ़र अथॉरिटी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती हैं। जो होती है उनको भी यदि आप इंडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करने लग जाओ तो वो आपके अगेंस्ट ही जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की सबसे बड़ी पावर जो होती है, अगेन दो चीज़ों से आती है। पहली कि आपकी, जो मैंने बताया था ना कि आपके इतने सारे कनेक्शंस बन जाते हैं, और फिर क्या होता है, आपकी जो मॉरल अथॉरिटी होती है, जितने आप पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर काम करते हो, जितने आप पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में सोचते हो और वेल बिहेव्ड होते हो, उतनी आपकी मॉरल अथॉरिटी रहती है, उतनी आपकी परसुएसिव पावर रहती है, और धीरे 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 यू गेट व्हाट यू वांट, राइट? देन फ्रेंड्स, एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अगेन आपकी लाइक एक बहुत इंपॉर्टेंट जो स्किल सेट का रिक्वायरमेंट होता है, वो होता है कि आपको ना कई चीज़ों में एकदम इन डेप्थ जाना पड़ता है। इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स होती हैं, दे आर नॉट इजी प्रॉब्लम्स। ये जैसे कोई कोड लिखने जैसी नहीं होती या और किसी चीज़ की तरह नहीं होती कि कोई इसका 2+2=4 टाइप्स का ईजी सा कोई सोल्यूशन हो। ओके, जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स होती है काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती है, काफ़ी अनसर्टेन प्रॉब्लम्स होती है। ऑलराइट, तो इनको सॉल्व करने के लिए आपको कई बार एकदम बेसिक फर्स्ट प्रिंसिपल से इन डेप्थ जाना पड़ता है। ओके, तभी जाके वो काम हो पाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आपके पास में ये एबिलिटी होनी चाहिए टू जूम आउट, ओके, एंड टू टेक अ मैक्रो व्यू। ओके, अदरवाइज क्या होगा, जनरली क्या होता है, जब हम किसी प्रॉब्लम की एकदम डेप्थ में जाते हैं तो हम धीरे धीरे जो है, जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट होता है वो भूलते चले जाते हैं। ओके, आई मीन दैट इज़ वाई, जैसे आप देखेंगे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो उस प्रॉब्लम की डेप्थ में होते हैं, तो वो वाइडर कॉन्टेक्स्ट कई बार भूल जाते हैं, राइट? तो एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आपको प्रॉब्लम की डेप्थ में भी जाना है, लेकिन आपको जूम आउट भी सफिशिएंट लेवल पे करना है ताकि आप वो वाइडर कॉन्टेक्स्ट आपकी नॉलेज में रहे एंड आप एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव के साथ में एक ऐसा डिसीजन ले सके जो इंस्टेड ऑफ सर्विंग एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, वो पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व कर सके। साथ ही जो है, आप जो काम करते हो, आपके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस काम को आसान शब्दों के अंदर जनरल थर्ड पर्सन को आप वो कार्य समझा सको, प्रेजेंट कर सको, राइट? तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा कि जिला कलेक्टर के क्या रोल होते हैं और उनमें जो है इस रोल के लिए आपको क्या क्या स्किल सेट की रिक्वायरमेंट होते हैं। ओके, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। हम सबको जो है देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जो पावर्स होती हैं, सारी की सारी चीज़ें दिखती हैं, किसी से छुपी नहीं होती, राइट? लेकिन इस सब के साथ में चैलेंजेस क्या होते हैं? ओके,
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल बहुत ही डिमांडिंग रोल होता है, ओके। ये हर चीज़ की डिमांड करता है आपके ऊपर, आपकी जो है टाइम की डिमांड करता है, आपके मेंटल फैकल्टीज़ की डिमांड करता है, आपके पूरा जो इतना इतना स्ट्रेसफुल जॉब होता है, इतनी साइकोलॉजिकली, इमोशनली, फिजिकली, इट इज़ अ वेरी वेरी डिमांडिंग जॉब। आपका इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, मतलब कई बार मेरे साथ में ऐसा हुआ है कि सुबह 3 बजे 4 बजे फ़ोन आता है कि साहब कहीं पे आग लग गई या कहीं दीवार गिर गई, आपके कुछ लोगों की डेथ हो गई, कोई बिल्डिंग गिर गई, कुछ हो गई, राइट। एंड आपको तुरंत इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना होता है। वो कर करा के आप पूरा दिन भर करते हो, यू थिंक कि ओके अब मेरे को जो है थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा, लेकिन सडनली यू फाइंड कि ओके सडनली फ़ोन आता है कि अरे भाई साहब वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी, तो अगेन आपको उसके अंदर जुटना पड़ता है। तो इट इज़ अ वेरी वेरी डिमांडिंग जॉब। कई बार ऐसा होता है, मतलब मेरे को कई बार तरस आता है कि जब मैं सो रहा होता हूँ उस टाइम पे मेरे बच्चे उठ के स्कूल चले जाते हैं, और कई बार जब मैं वापस आता हूँ तो मेरे बच्चे रात को सो चुके होते हैं, कि मतलब पूरा पूरा दिन जो है मैं मेरे बच्चों के साथ में एक शब्द नहीं बोलता हूँ, राइट। आई मीन ये करते करते मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, और बहुत ही जल्दी इतने बड़े हो जाएंगे कि वो उनको मेरी ज़रूरत भी नहीं रहेगी, राइट, एज इट हैपेंस टू ऑल ऑफ अस। तो इट्स अ वेरी वेरी डिमांडिंग रोल, राइट। सेकेंड, इसके अंदर बड़े चैलेंजेस जो रहते हैं, मैंने आपसे कहा ना, सिचुएशंस जो होती हैं फ्रेंड्स ये सर्टेन नहीं होती, ओके। मान लीजिए आप कैट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कैट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, लॉजिक का क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश का क्वेश्चन आएगा, उसका एक करेक्ट आंसर है। आप जेई का एग्ज़ाम दे रहे हैं या मेडिकल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई क्वेश्चन आता है, उसका एक करेक्ट आंसर है, ओके। आप कोई कोड लिख रहे हैं, या आप मान लीजिए बैंकिंग में हर कोई भी चीज़ आती है, उसका एक पर्टिकुलर सेट उसका आंसर है। लेकिन एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आपके सामने कई सारी सिचुएशंस ऐसी आएंगी जिसके अंदर काफ़ी अनसर्टेन सी सिचुएशन होती है, जिसके अंदर आपको नहीं पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, ओके। आई मीन इट इज़ वेरी इजी टू से कि गलत काम मत करो, राइट, कि हमेशा हमारे को सही काम करना चाहिए। लेकिन दोस्तों जब काम करते हैं रियल लाइफ के अंदर ना, कई सारी सिचुएशन ऐसी आती है जो ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, जो ग्रे होती है, ओके, जिनमें एक्चुअल में नहीं पता होता कई बार कि यार ये चीज़ जो है वो सही है या ये गलत है या क्या है, ओके। एंड कई सारी एकदम टोटली अनएंटिसिपेटेड सी चीज़ें होती हैं जिसमें बड़ा अनसर्टेन सा होता है, आपको नहीं पता होता है कि आप जो कर रहे हो उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी या उससे वो प्रॉब्लम और बिगड़ सकती है, ओके। पर्टिकुलरली फॉर एग्जांपल कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है या कुछ है, इतनी इवॉल्विंग सिचुएशंस होती हैं कि मे बी आप जो एक्शन ले रहे हो उसका उल्टा प्रभाव जाए। एक एक शब्द जो होता है उसके अंदर बड़ा नाप तोल के, बड़ा सोच समझ के बोलना करना होता है। यू नेवर नो कि किस चीज़ का क्या हो जाए। तो ये जो डीलिंग विद अनसर्टेनिटी वाली चीज़ होती है, ये काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर रहती है, एंड इट एक्चुअली क्रिएट्स अ लॉट ऑफ आई वुड से लॉट ऑफ इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, राइट। नेक्स्ट जो होता है जो आपकी ये जो चैलेंजेस रहते हैं, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था ना कि कंसेंसस बिल्डिंग अपने को करनी चाहिए। तो दोस्तों कंसेंसस बिल्डिंग में क्या होता है कि जितने ज़्यादा आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं उतने ज़्यादा उन लोगों की अपनी इंटरेस्ट पोजीशंस रहती हैं, उतनी ज़्यादा उन लोगों की कॉन्फ्लिक्ट वाली पोजीशंस रहती हैं। कोई पर्सन एक्स चाहता है, कोई पर्सन वाई चाहता है। आई मीन फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी खूब सारी बारिश हुई, कोई एरिया आपका डूब गया, अब उसमें से पानी निकालना है, राइट। तो जिसका घर डूबा है वो तो यही चाहेगा कि साहब आप यहाँ से तुरंत सारा का सारा पानी निकालो। लेकिन जिसका घर या खेत नीचे डाउन स्ट्रीम के अंदर आ रहा है, वो तो यही चाहेगा कि साहब धीरे धीरे पानी निकालो, मेरे खेत को डैमेज ना हो, मेरे घर को डैमेज ना हो। ऐसे में ना डिफरेंट उनमें बैलेंस आउट करना इज़ एक्चुअली वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, राइट। तो ओवरऑल ये सारे चैलेंजेस रहते हैं, मगर फिर भी फ्रेंड्स आई वुड से कि जो कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हो, राइट, कि जो अपॉर्चुनिटी मिलती है एक्चुअल में चीज़ों को ड्राइव करने की, वो अनपैरेलल्ड होती है। एंड इन सारे चैलेंजेस, आई मीन दीज इवेंचुअली आर जस्ट नॉइजेस, इन सभी को ओवरकम करते हुए काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपके पास में एक्चुअल में चांस रहता है कि बीइंग अ पार्ट ऑफ द सिस्टम आप कुछ डिलीवर कर सकते हो। यू कैन एक्चुअली मेक अ चेंज और यू कैन एक्चुअली मेक अ डेंट, राइट। आई मीन अदरवाइज क्या होता है फ्रेंड्स कि अपन सभी सिस्टम के बाहर होते हैं, अपन सभी सिस्टम को क्रिप कर रहे होते हैं,
अपन सब क्रिप कर रहे होते हैं यार, लाइट नहीं आती हमारे यहाँ पे, सड़कें खराब रहती हैं। ये तो थे प्रोफेशनल चैलेंजेस। अब इसके अलावा पर्सनल चैलेंजेस भी बहुत होते हैं। पर्सनल चैलेंजेस ये होते हैं, अभी वन ऑफ द बिगेस्ट पर्सनल चैलेंजेस कि टाइम टू टाइम आपका ट्रांसफ़र होता रहता है, राइट। कई बार तो बहुत फ्रीक्वेंटली हो जाता है एंड फॉर नो फॉल्ट ऑफ योर ओन हो जाता है। ओके, आई मीन फॉर इंस्टेंस पिछले 1 साल के अंदर पिछली वाली जो क्लास थी, मेरे बच्चे 4 स्कूलों के अंदर पिछली वाली क्लास किए थे। वी स्टार्टेड आउट इन बीकानेर, उसके बाद में मेरे बच्चे जयपुर में पढ़े वही क्लास, उसके बाद में आगे चित्तौड़ में पढ़े और फिर जोधपुर के अंदर आके उन्होंने क्लास वो ख़त्म की। तो जो ट्रांसफ़र होते हैं, राइट, जब बच्चे नहीं होते तब तो कोई इतना फ़र्क पड़ता नहीं है, मगर जैसे जैसे बच्चे होते हैं और फिर बड़े होने लग जाते हैं, उसके बाद में इन ट्रांसफ़र से फ़र्क पड़ता चला जाता है। लेकिन इसमें भी ये होता है कि जब बच्चे जनरली जब बच्चे अपनी बड़ी क्लास के अंदर आते करते हैं, तब तक आप लाइक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से ऊपर वाली स्टेज के अंदर जा चुके होते हो, तब आपकी जनरली फील्ड पोस्टिंग्स नहीं होती हैं, सेक्रेटेरिएट के अंदर पोस्टिंग्स होती हैं, जहां आप स्टेट की कैपिटल के अंदर बाय एंड लार्ज रहोगे। तो ये चीज़ आपकी मेनली रहती है। उसके अलावा पर्सनल फ्रंट के ऊपर एक और बड़ा चैलेंज रहता है कि ना, आप धीरे धीरे दोस्तों लोगों से कटते चले जाते हो। आप अपने दोस्तों से कटते चले जाते हो। आप लोगों ने वो देखा होगा ना, एस्पिरेंट्स के अंदर वो जो मेन हीरो था, राइट, शुरू की एपिसोड्स मैंने देखी थी, वो सिलेक्शन के बाद अपने दोस्तों से कट गया था फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज ओन, ओके, ना चाहते हुए भी। धीरे धीरे आपके साथ में यही हुआ कि इनवेरिएबली, बिकॉज आपके इतना डिमांडिंग आपके टाइम का वो रहता है, इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि इनवेरिएबली आप अपने दोस्तों से कटते चले जाते हो, अपने फैमिली मेम्बर्स से, फ्रेंड्स एंड फैमिली से, सबसे कटते चले जाते हो, राइट। एंड क्या होता है इसके पीछे एक और रीज़न होता है कि बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली अंडर स्क्रूटिनी, है ना। आप जो भी कर रहे होते हो, जहाँ भी जा रहे होते हो, कुछ भी होते हो, आप हमेशा जो है अंडर वॉच होते हो, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली अंडर स्क्रूटिनी। कोई भी आपसे मिलने आ रहा होता है, हमेशा कोई ना कोई काम लेके आ रहा होता है। तो धीरे धीरे दोस्तों क्या होता है, आपकी धीरे धीरे साइकोलॉजी वैसी होती चली जाती है कि यू आर ऑलवेज ऑन गार्ड, ओके। बिकॉज यू आर ऑलवेज ऑन गार्ड, तो फिर धीरे धीरे आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं, उनसे भी थोड़ा आपका डिस्टेंस आने लग जाता है, राइट। ऑब्वियसली आप फैमिली को अपना इतना टाइम नहीं दे पाते हो, ये सारे के सारे इश्यूज रहते हैं, ओके। नाउ अब आपने देखा कि किस तरह से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रोल्स रहते हैं, किस तरह से उसकी पावर रहती है, क्या चैलेंजेस रहते हैं, राइट। तो दोस्तों ये जो रोल है, ज़िला कलेक्टर का पर्टिकुलरली, उसमें भी लाइक IAS, ज़िला कलेक्टर, ये सब बड़े ग्लैमरस रोल्स होते हैं, ओके। देयर इज अ लॉट ऑफ ग्लैमर एसोसिएटेड विद इट। मैं ये नहीं कह रहा कि दैट डज नॉट मैटर, ओके, इट ऑफ कोर्स मैटर्स अ लॉट, लेकिन आपको साथ में ये चैलेंजेस भी समझ में आने चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि ना, ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं, ये ग्लैमर वाली जो चीज़ें होती हैं, आपको दिखता है कि ओके गाड़ी है, ये है, वो है, फलाना ढिमाका है, ये सारी की सारी चीज़ें ना एक पॉइंट के बाद में अपील नहीं कर सकती। ये चीज़ें वो नहीं है कि जो आपको 30, 35, 40 साल तक जो है कोई काम करने के लिए विच विल कीप यू गोइंग। यदि आपको 30-35 साल तक जो है काम करना है, तो दोस्तों आपको किक जो है, जो प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन जो होता है, वो दूसरी चीज़ों से मिलना चाहिए, राइट। क्या ये प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन इस तरह का है इस जॉब में? ऑफ कोर्स है, राइट, एंड काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छे से है। आपके जितने भी ये जो चैलेंजेस होते हैं, राइट, अल्टीमेटली दिस इज जस्ट लाइक सॉर्ट ऑफ अ नॉइज, ओके। ज़िला कलेक्टर की पोजीशन ऐसी होती है, और इन जनरल आप IAS होते हो तो आप इतनी सारी पोजीशन जो होल्ड करते हो, ये ऐसी पोजीशंस हैं जहां वाकई में सिस्टम के अंदर रह के कुछ ऐसा कर सकते हो। यू हैव द ऑटोनॉमी, यू हैव द अथॉरिटी, यू हैव द पावर, कुछ ऐसा करने की जहाँ पे आप एक्चुअल में यू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ओके। अदरवाइज फ्रेंड्स क्या है कि सिस्टम के बाहर रह के सिस्टम को क्रिप करना बहुत ही आसान है और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, राइट। जो रियल चैलेंज होता है वो ये होता है कि सिस्टम के अंदर आके, सिस्टम के जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उन कंस्ट्रेंट्स के अंदर काम करके कैसे आप उस जगह को या उस चीज़ को थोड़ा बेहतर बना सकते हो, राइट। एंड ये जो पोजीशंस होती है डेफिनेटली आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी देती है, और अल्टीमेटली वही चीज़ है जो कि इसको विच कीप्स यू गोइंग, राइट। यदि आपको इस तरह की चीज़ें देख रही हैं, जो पर्सनली मेरे को अच्छी लगती हैं, जो चीज़ें मैंने पर्सनली की हैं, आप जो है मेरे को लिंक्डइन के ऊपर फॉलो कर सकते हो। लिंक्डइन के अंदर आप मेरे को सर्च करोगे तो मैं मिल जाऊंगा, वहाँ फॉलो कर सकते हो। वहाँ कभी कभी जो है मैं अपने काम के बारे में जो चीज़ें मेरे को अच्छी लगती हैं
मैं लिखता रहता हूँ, तो दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, राइट। तो यही है, तो मेरा आप सबसे यही कहना है, इट्स अ वेरी गुड जॉब, राइट, बट यू शुड कम हियर फॉर द राइट रीजंस, ओके। जो चीज़ें बाहर से दिखती हैं उतनी वैसी नहीं होती, मगर स्टिल इट्स अ वेरी वेरी गुड जॉब, यू शुड डेफिनेटली कम, बट फॉर द राइट रीजंस। थैंक यू, बेस्ट विशेस।